Assalamu alaikum dear students, welcome to AZ नॉलेज एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बुक कीपिंग पे। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम पे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कौन से ट्रांजैक्शन के किधर किधर इम्पैक्ट जाएंगे दो। इसमें भी जो हमने पहले पार्ट पे बात करनी है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो भी बिल्कुल यही चीज़ है। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन का कौन सा पहलू किधर जाएगा और दूसरा किधर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली है कि मिस्टर रिजवान ने 200,000 इन्वेस्ट किया है इनटू द बिज़नेस। 200,000 इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में। तो ये मेरा आपसे सवाल है कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये कैपिटल है। कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें अब इन्वॉल्व हैं। एक इन्वेस्टमेंट थ्रू कैश हुई है और हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसको एनालिसिस के हद तक महदूद रखना है। ये अभी समझ लें कि आपके उसी जो पिछला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी और पक्की तैयारी हो रही है। आगे जब इसका दूसरा पार्ट जो है डबल एंट्री सिस्टम, उसको जब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, क्रेडिट होनी है। फिर हम देखेंगे कि डेबिट क्या चीज़ है और क्रेडिट क्या चीज़ है। जब भी अकाउंटिंग की बात हो रही हो तो आपने डेबिट क्रेडिट ये तो लाजमी सुना होगा हर किसी से। तो ये बस कुछ दूर एक वीडियो के फासले पे हम इंशाल्लाह सीखेंगे डेबिट क्रेडिट को। अच्छा, फिर क्या है, जो ओनर था उसने ओपन करंट अकाउंट किया है एलाइड बैंक के साथ और उसमें 60,000 डिपॉजिट किया है। क्या हुआ कि आपने 60,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया। हुआ क्या है कि बिज़नेस का कैश कम हुआ और बिज़नेस का दूसरा एसेट बैंक इंक्रीज़ हो गया। ये मैंने आपको जो टर्म्स वाली इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि कैश एट बैंक भी एसेट है और कैश इन हैंड भी एसेट होता है। दोनों करंट एसेट्स की टाइप है। तो एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। कैश बैंक में जा रहा है, बाज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की टर्म में बहुत कुछ है। बिज़नेस का कैश निकल के बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जा रहा है, एक एसेट से दूसरे एसेट में एंट्री पोस्ट हो रही है। तो इसमें क्या हुआ कि कैश डिक्रीज़ हो रहा है, कैश डिक्रीज बाय 60,000 एंड बैंक या कैश एट बैंक, जो मर्ज़ी आप इसको कहें, वो इंक्रीज बाय 60,000। ठीक है, एंट्री के दोनों पहलू पूरे हो गए। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि ही बोरोज 100,000 फ्रॉम मिस्टर सलीम एट 12% पर एनम। पर एनम का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल हो उसको आप समझ लें कि ये पर ईयर की बात कर रहा है। तो क्या हुआ कि उसने बोरो किए मिस्टर सलीम से एट 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम। उसने बोरो किए यानी उसके पास कैश आया, बोरोड 100,000। पहले तो इसको देख लेते हैं। कैश इंक्रीज़ हुआ कितने से, 100,000 से। कैश आपके पास 100,000 से इंक्रीज़ हो गया और आपने बोरो किए हैं, ज़ाहिर है आप पे लाइबिलिटी आ गई, आपने वापस भी तो कर रहे हैं। तो ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी से उधार लें और आपको देना हो तो क्रेडिटर्स रेज होते हैं जो कि लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स भी इस केस में क्या हुए, इंक्रीज़ हुए। अब देखें पिछली जो इससे एंट्री थी, इससे पिछली जो ट्रांजैक्शन थी उसमें हुआ था कि बैंक अकाउंट ओपन किया था तो एक चीज़ कम हो रही थी, कैश कम हो रहा था और बैंक उसमें ज़्यादा हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पे दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, इम्पैक्ट दोनों हैं लेकिन दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में भी बताया था कि ऐसे भी एंट्रीज़, ऐसी भी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसमें दोनों इम्पैक्ट्स सेम जा रहे होंगे। यानी तो इसमें देखें दोनों, हालांकि एक एसेट है एक लाइबिलिटी है।
अब अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के सेंस में इसको देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये एसेट साइड में 100,000 का इंक्रीज़ आया है और लाइबिलिटी साइड में भी 100,000 का इंक्रीज़ आया है। तो इसका मतलब है हमने ठीक इसको जज किया, हमने ठीक एनालिसिस किया। समझ आ गई मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि जो पिछली हमारे पास ट्रांजैक्शन थी उसमें एक कैश था एक बैंक था, दोनों एसेट थे, दोनों का यहाँ पे इसी साइड पे हो रहा था, तो वो उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो रहा था, इसलिए वो भी ठीक थी। तो क्या है कि एसेट्स शुड बी इक्वल टू क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। इसकी बड़ी डिटेल में बात हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, इसको मज़ीद नहीं छेड़ते। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश कितने का, 40,000 का। अच्छा, एक तो आपका फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ है। अब साथ अकाउंट भी देखते जाते हैं कि ये किस में जाएगा। ये फर्नीचर क्या है, एसेट, और एसेट आपका इस केस में क्या हुआ, इंक्रीज़, ठीक हो गया। फॉर कैश, कैश आपका डिक्रीज़ हो गया कितने से, 40,000 से। कैश क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये बस इसमें इतना ही था, सिंपल सा कि फर्नीचर ख़रीदा, एसेट वो इंक्रीज़ हो गया, दूसरा एसेट कैश डिक्रीज़ हो गया। नेट इम्पैक्ट इसका देखें ज़ीरो हो गया, नल हो गया। ही सेल्स गुड फॉर कैश 18,000, सेल्स की हैं, अब जनरल सेल्स की हैं गुड्स की। तो मैंने आपको बताया था गुड्स का एसेट हेड आएगा, 18,000 के गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स कम हो गए हैं। ये क्या थे, एसेट्स, एसेट्स में क्या आ गई है, कमी आ गई है। और दूसरी चीज़ क्या इंक्रीज़ हुई होगी, कैश, क्योंकि कैश में सेल की है, कैश रिसीव हुआ है, तो कैश इंक्रीज़, ये भी क्या है जी, एसेट है आपके पास, ठीक हो गया। आगे मज़ीद देखते हैं इसमें ट्रांजैक्शंस। ओके जी, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि ही परचेज गुड्स, सेलेबल गुड्स फ्रॉम मिस्टर अफजल फॉर ₹50,000 एंड पेड 30,000। अच्छा जी, अभी आप ज़रा बताएं क्या हो रहा है, सोचें दिमाग में। उसने गुड्स वर्थ, गुड्स 50,000 के जो कि एसेट था आपके पास, इंक्रीज़ हो गए, ठीक हो गया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। गुड्स आपके पास 50,000 के थे, वो इंक्रीज़ हो गए। अच्छा जी, अब क्या किया है कि आपने कैश पे किया है 30,000, कैश जो आपका है 30,000 से एसेट वो डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि आपने पे किया है। तो ये तो बैलेंस तो नहीं हो रही क्योंकि एक एसेट 50 से बढ़ रहा है, दूसरा एसेट 30 से कम हो रहा है। बाकी का जो 20 है ये क्या चीज़ है, बाकी का जो 20 है ये लाइबिलिटी है। अगेन आपने परचेज़ की है 50,000 की, कैश में आपने उसको 30 दिए, बाकी 20 का आप उधार कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, क्रेडिटर्स रेज हो गए, या इसका दूसरा नाम अकाउंट पेबल भी होता है, जो मर्ज़ी आप यूज़ करें। ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगी, रेज हो गई। अब इसको अगर आप, या आपका होमवर्क मैं एक किस्म का दे रहा हूँ, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में इस एंट्री को पोस्ट करना है। पहले एसेट साइड पे आप गुड्स लिखेंगे 50,000 की, कैश में से 30,000 कमी करेंगे, फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में कि एसेट साइड का टोटल कितना आया। उसके बाद क्रेडिटर साइड पे लाइबिलिटी लिखनी है और ओनर्स इक्विटी लिखनी है। और ओनर्स इक्विटी को तो अभी तक हमने छेड़ा नहीं है, तो वो ज़ीरो है। तो आपने बताना है लाइबिलिटी साइड का कितना टोटल था और एसेट साइड का कितना टोटल आ रहा था इस एंट्री के हवाले से। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है, सिंपल परचेज़ की ट्रांजैक्शन है, इसको स्किप करते हैं। ओके जी, ही परचेज्ड अ विंग स्केल एंड अ सेफ फॉर ₹20,000 एंड पेज बाय चेक। ये फर्स्ट टाइम आई है जब से हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग का
कि पेमेंट बाय चेक हो रही है, वरना मोस्टली या तो थ्रू कैश होती है या वो क्या कर लेता है, उधार कर लेता है मेरे ख्याल से। अब उसको चेक का भी पता लग गया है कि पेमेंट कैसे करते हैं, तो उसने अब चेक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, या पहले उस बेचारे का बैंक अकाउंट नहीं होगा। खैर जो भी है, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो उसने एक वेइंग स्केल ख़रीदा है और एक सेफ़ ख़रीदा है। दोनों की कम्बाइंड प्राइस उसने बताई है 20,000। तो या तो उसने अलग अलग बताई होती तो फिर हम अलग अलग लिख देते, चूँकि अब उसने सेम बताई है तो हम भी इसको एक साथ ही लिखेंगे, वेइंग स्केल एंड सेफ। ये ख़रीदे हैं उसने 20,000 के। यानी आपका ये जो एसेट था, ये एसेट है ना कि नहीं है? आप एग्री करते हैं मेरी बात से? वेइंग स्केल एंड सेफ, ये मुझे बताएं, आप एग्री करते हैं या नहीं, एसेट है या नहीं? बिल्कुल जी, ये आपने सही कहा, एसेट है, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और इसकी यूज़फुल लाइफ चूँकि 1 साल से ज़्यादा है, ये इतना जल्दी कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, तो ये फ़िक्स्ड एसेट है। खैर, एसेट आपका इंक्रीज़ हो गया 20,000 से। पेमेंट आपने की है थ्रू बैंक। अब आपका यहाँ पे बैंक जो कि एसेट है वो उसमें कमी आई है। कैश एट बैंक लिखें या बैंक लिखें, एक ही बात है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मिस्टर अफजल से उसने पीछे कोई परचेज़ की थी, ट्रांजैक्शन में बिल्कुल आई थी। मैं आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शन कौन सी थी, जिसमें ये वाली थी, ये वाली बिल्कुल, ये फ्रॉम मिस्टर अफजल है। ठीक है जी, इसको हमने गुड्स वर्थ 2,000 वापस कर दिए क्योंकि वो गुड्स ख़राब थे। अच्छा, अब ज़रा आपको इसके लिए, इसकी एंट्री करने के लिए इससे पिछली वाली पे जाना पड़ेगा। उसमें आप गए तो आपको पता लगा कि गुड्स आपने ख़रीदे थे 50,000 के, पेमेंट आपने की थी कैश में 30 की, बाकी 20 आपने उसको पे करने थे, लेकिन पे करने से पहले गुड्स में कोई डिफेक्ट निकला है, वो आपने वापस किए। तो गुड्स 2,000 के जो कि एसेट थे उसमें कमी आ गई क्योंकि आपने वापस कर दिए, ठीक हो गया। दूसरा, आपने कैश की पेमेंट तो की हुई है, उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको देना था उधार 20,000, जिसमें से 2,000 की चीज़ें आपने उसको वापस कर दी। ये आपकी क्या थी? लायबिलिटी थी। पहले आपकी 20,000 की लायबिलिटी रेज हुई थी, अब 2,000 से वो डिक्रीज़ कर गई है। क्या वजह हुई कि आपने गुड्स 2,000 के वापस कर दिए। तो अब ये देखें, अगर इसको नेट करें तो आपकी लायबिलिटी कितने की बच गई? 18,000 की। यानी अब आपने उसको 20,000 नहीं 18,000 देना है, क्योंकि आपके 2,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकल आए थे, तो आपने वो 2,000 के गुड्स उसको वापस कर दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि हमने सेल की थी मिस्टर नईम को 1,000 की, ऑन कैश की थी, वो मिस्टर नईम हमें वापस कर गया। अब वो मिस्टर नईम की मर्ज़ी, उन्होंने क्यों वापस किए हैं, अगेन हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। गुड्स उसने वापस किए हैं मिस्टर नईम ने। गुड्स जब हमने सेल किए होंगे तो हमारे पास गुड्स डिक्रीज़ हुए होंगे। अब गुड्स उसने हमें वापस किए हैं तो बिज़नेस में गुड्स आ गए हैं ना दोबारा वापस, तो गुड्स एसेट हैं, ये हमारे इंक्रीज़ कर गए 1,000 से। दूसरा क्या हुआ कि हमने उससे कैश लिया था मिस्टर नईम से, अब उसको हमने ज़ाहिर कैश वापस करना पड़ेगा क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो ये भी हमारा एसेट था। इस एसेट में हमारी कमी आ गई, जो कि एसेट था हमारा कैश। ठीक है जी, ये उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि मिस्टर अफजल, जिनके अभी पीछे ज़िक्र हुआ था कि जिनकी 50,000 अमाउंट थी, उसमें से 30,000 हमने कैश में पे किया था, बाकी 20,000 हमने पे करना था, जिसमें से 2,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए थे। उन्हीं मिस्टर अफजल की ट्रांजैक्शन आई है कि उनको हमने 5,600 पे कर दिया है, कैश हमने पे किया है 5,600, जो कि एसेट है, ये डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ₹6,000,
₹6000 हमने कोई देने थे इनको, ठीक है जी, ये लाइबिलिटी थी हम पे, ये कम हो गई। जो बाकी 18,000 की लाइबिलिटी थी ना, उसमें से कोई 6,000 की थी जिस पे मिस्टर अफजल ने कहा कि यार आप 5600 दे दो, बाकी 400 जो है वो आपको डिस्काउंट है। तो मैंने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो डिस्काउंट हम देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है, और जो डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो हमारी इनकम होती है। तो ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये हमारी रेवेन्यू या इनकम है, ये इंक्रीज़ हो गई। ये जो मैं आपको ट्रांजैक्शंस करा रहा हूँ, ये साथ साथ आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के उस फॉर्मेट में पुट करके भी देखते रहने हैं कि दोनों साइड्स का इम्पेक्ट बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई उधार था हमारा 6000 का, उस पे मिस्टर अफजल ने कहा कि आप 5600 पेमेंट करके बाकी 400 मुझसे डिस्काउंट ले लें। तो ये एंट्री हमने पोस्ट की, कैश 5600 से कम हुआ, क्रेडिटर 6000 के कम हो गई क्योंकि पूरी लाइबिलिटी उतर गई, जो बाकी 400 है वो डिस्काउंट रिसीव हो गया। ओके, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, कैश विदड्रॉ किया है, ड्राइंग्स हुई हैं, ठीक है जी। तो क्या एंट्री होगी, कैश भी इसमें इन्वॉल्व है और बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है। कैश कितनी अमाउंट है, 10,000, दोनों एसेट्स हैं, ठीक है जी। कैश में इंक्रीज़ आया है, बैंक में डिक्रीज़ आया है, क्योंकि बैंक से निकाले हैं तो कैश हमारे पास आ गया, ठीक हो गया जी। ओके, जो सेम ट्रांजैक्शंस हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 24 ट्रांजैक्शंस हैं, मैं वो कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं या जो डिफरेंट हैं, जो पहले नहीं आई। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्थ 4000 एज फ्री सैम्पल फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, के गुड्स थे वर्थ 4000 के, जो कि हमारे एसेट था, उनमें कमी आई है क्योंकि फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं प्रमोशन के लिए। तो ये तो चलें ठीक है, ये समझ आ रही कि गुड्स कमी है। अब ना तो इसमें कैश जा रहा है, ना इसमें बैंक जा रहा है, ना ये डिस्काउंट है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक्सपेंस आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात कर रहे थे, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी की। अब यहाँ पे ये चौथी चीज़ आई है एक्सपेंस। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 चीज़ें अकाउंटिंग की बताई थी, उसमें चौथी चीज़ थी एक्सपेंस। 3 मेन एलिमेंट्स थे, उसके अलावा चौथी एक्सपेंस थी और 5वां इनकम रेवेन्यू था। तो एक्सपेंस यहाँ पे ये कौन सा होगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 4000 का ये एक्सपेंस है। इसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया, क्योंकि आपने एक्सपेंस इनकर किया है, तो एक्सपेंसेस में क्या हुआ है, इजाफा हो गया, ठीक है जी। ओके जी, फिर कह रहे सैलरी पेड फॉर द मंथ ₹8000। सैलरी क्या होता है, पहले तो आप ये बताएं कि जो 5 मेन चीज़ें आपको मैंने अकाउंटिंग की बताई थी जिनके गिर्द अकाउंटिंग रिवॉल्व करती है, उसमें से सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस आप जब भी पे करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज़ कर जाता है, ये भी पिछली ट्रांजैक्शन में आपसे बात हुई है। तो सैलरीज वर्थ 8000 जो कि हमारा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज़ हो गया। पेमेंट कैसे की है, थ्रू कैश की है, तो कैश 8000 जो कि एसेट है वो डिक्रीज़ कर गया, ठीक हो गया जी। इसी तरह नेक्स्ट में उसने यूटिलिटी बिल्स की बात की हुई है, सेम है, वो भी एक्सपेंस है। आपका रेंट की बात की हुई है, वो भी आपका एक्सपेंस है। बिल्डिंग रेंट लिखा है तो आपका एक्सपेंस है, ठीक है जी। अक्सर लोग इसको एसेट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि बिल्डिंग बजाते खुद एसेट है, लेकिन बिल्डिंग का रेंट क्या है, वो एक्सपेंस है। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट थ्रू चेक होती है तो यहाँ पे हम बैंक लिख देते हैं कैश के बजाय, ठीक होगी जी। बाकी ट्रांजैक्शंस तकरीबन सेम है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ अगर कोई डिफरेंट ट्रांजैक्शन नज़र आए।
एक ड्राइंग की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कैश विदड्रॉन बाय ओनर मिस्टर रिजवान ₹6,000 एंड गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर इज़ पर्सनल यूज़। मैंने आपको कहा था ड्राइंग भी और कैपिटल भी दोनों सूरतों में हो सकता है, कैश की सूरत में भी और गुड्स की सूरत में भी। अच्छा, अब मिस्टर रिजवान ने क्या विड्रॉ किया है, कैश भी किया है और गुड्स भी किए हैं। कैश उन्होंने 6,000 के और गुड्स उन्होंने 2,000 के। ये दोनों हमारे पास एसेट हैं, दोनों में क्या आया है, डिक्रीज़ आया है, क्योंकि उन्होंने दोनों बिजनेस से निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे तीसरी चीज़ आएगी ड्राइंग्स। तीसरी चीज़ आएगी ड्राइंग्स। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओनर्स इक्विटी में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी ज़रा बताएं मुझे। जी बिल्कुल, आपने दोस्त का ओनर इक्विटी में कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और लेस कर देते हैं हमारी जो पास हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इनका टोटल कितना हुआ, 8,000 की उन्होंने ड्राइंग्स की हैं। ये किसका पार्ट होता है, ओनर्स इक्विटी का पार्ट होता है। तो ये क्या हो गया, इसमें कमी आ गई। ठीक हो गई जी, ओनर्स इक्विटी में कमी आ गई, ओनर्स इक्विटी में कमी और ड्राइंग्स में इंक्रीज़ आ गया। ये इसकी ट्रांजैक्शन थी। ओके जी, अब मूव करते हैं जो आज का मेन और लास्ट टॉपिक है, डबल एंट्री सिस्टम। शुरू में बात हुई थी कि हर एंट्री के 2 इम्पैक्ट हैं, डबल एंट्री होती है। तो द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड टुगेदर, वन इज़ डेबिट, द अदर वन इज़ क्रेडिट। हर डेबिट का इक्वली क्रेडिट होना लाजमी है, हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होना लाजमी है। ये हमने बात की थी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, न्यूटन के लॉ के एग्जांपल देगा, लेकिन न्यूटन का लॉ अगेन यहाँ पे नहीं चलेगा, ये अकाउंटिंग की दुनिया है। अच्छा, अब इसमें पोस्टिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले जर्नल होता है हमारे पास, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ से हम मूव करते हैं लेजर्स पे, जिसको हम टी अकाउंट्स भी अक्सर कहते हैं। वहाँ से हम मूव करते हैं ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, या फाइनल अकाउंट्स जिसको कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसको आम तौर पे अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन अगर किया जाए ना कि अकाउंटिंग साइकिल क्या, तो आपने ये कहना है कि पहले पोस्टिंग इनटू जर्नल एंट्रीज़, वहाँ से हम लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं, वहाँ से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के ज़रिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपके जर्नल में गलती है तो आपके लेजर्स में गलती है, आपके लेजर्स में गलती है तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत होगा, बैलेंस नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस गलत है तो आपकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो बेस यानी गोया क्या हो गई, जर्नल एंट्री, ये बेस हो गई। और आपको पता है बेस स्ट्रांग हो तो ऊपर पूरी बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। अगर बेस ही वीक हो तो ऊपर बिल्डिंग जितनी मर्ज़ी बड़ी ऊंची हो, कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे वो डिमोलिश हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पे बेस हमने स्ट्रांग करनी है। जितना सरिया, जितना सीमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी अगले मंजिलें बेहतरीन से बेहतरीन होंगी इंशाल्लाह। तो जर्नल एंट्री पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे इंशाल्लाह, और आपने भी फुल लगन से ये सीखना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी पे, डेबिट क्रेडिट इसी से रिलेट करते हैं सारे। तो ये आज की छोटी छोटी चीज़ें थी। उसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री तो हमने बड़ा डिटेल में देख लिया है। सिंगल एंट्री नाम से ही ज़ाहिर है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू नहीं होंगे, इसमें हर ट्रांजैक्शन का एक ही पहलू होगा। इसमें कैश या पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में पाँचों किस्म के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, लायबिलिटी के, रेवेन्यू के,
एक्सपेंसेस के, एसेट्स के, ठीक है। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और कैश अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स क्या होते हैं, उनके कितनी टाइप्स होती हैं, फिर आपको पता लगेगा पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल वगैरह सारे अकाउंट्स इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि अकाउंट्स क्या हैं और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या हैं। नेक्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज़ पे मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो और उससे आगे वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी बेस बनाने के लिए। जिस तरह हमने बात की कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग है आपकी तो ऊपर इंशाल्लाह आपकी पूरी बिल्डिंग ज़बरदस्त होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जाते जाते एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ जाइए, दुआओं में याद रखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अल्लाह हाफिज़।